इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। स्वागत करते हैं आप सभी श्रोताओं का आज की किसान वाणी की चौपाल में। आज आपके साथ मैं हूं पीयूष जैन और मैं शैलेंद्र चौधरी। आप सभी को हमारी राम राम। किसान भाइयों, आज है पोला पर्व। पोला पर्व जिसे पोला पिठोरा के नाम से भी जाना जाता है, किसानों और खेतीबाड़ी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण लोक पर्व है पोला। ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। बिल्कुल किसान भाइयों, पोला पर्व का सीधा संबंध कृषि और पशुधन से है। यह किसानों द्वारा अपने बैलों और बैलों की जोड़ी को धन्यवाद देने का त्योहार है, जो साल भर खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, बैलों को परिवार का हिस्सा मानते हैं और यह पर्व उनके प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है। बिल्कुल भैया, इस दिन बैलों को खेतों के काम से पूरी तरह छुट्टी दी जाती है और उन्हें आराम करने दिया जाता है, और यह एक तरह से बैलों को उनके अथक परिश्रम के लिए दिए जाने वाला एक सम्मान है। बिल्कुल। तो शैलेंद्र भैया, हम सभी यहाँ से आकाशवाणी परिवार की ओर से और किसानवाणी परिवार की ओर से सभी को पोला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल। और चलिए किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम किसानवाणी में हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आज कार्यक्रम किसानवाणी में आज की बात होगी कृषि में नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग, इसके बारे में, जो कि हमारी आज की बात का विषय भी है। इसके अलावा होगा मेहमान क्रम। बिल्कुल, मेहमान क्रम में जिला जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के विकासखंड प्रबंधक श्री कपिल देव पटवा से एक बगिया माँ के नाम पर भेंट वार्ता होगी, और इनसे बातचीत की है संतु जैन ने। और इसके साथ होंगे कुछ महत्वपूर्ण संदेश भी, और मनोरंजन करवाएंगे हमारे किसान भाइयों बहनों का और श्रोताओं का। चलिए किसान भाइयों, अब समय हमारी आज की बात करने का, जिसका विषय है कृषि में नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग। किसान भाइयों, खेती में नाइट्रोजन सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व माना जाता है। फसल उत्पादन में नाइट्रोजन सबसे सीमित कारक माना जाता है। बिल्कुल किसान भाइयों, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यूरिया का उपयोग किया जाता है। यूरिया का पौधों की आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है, लेकिन ये सस्ता होने के कारण इसका जो आग बंद करके उपयोग करते हैं, और जो फसलों के लिए बहुत हानिकारक भी होता है। बिल्कुल किसान भाइयों, पौधे हो या मनुष्य, दोनों को ही एमिनो एसिड बनाने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, जो कोशिकाओं का निर्माण करके और प्रोटीन बनाते हैं। इसका उपयोग कर पौधे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से शर्करा का उत्पादन करने के लिए सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। बिल्कुल। चलिए किसान भाइयों, अब ये जानते हैं कि नाइट्रोजन की कमी अगर फसलों या पौधों में होती है तो इसका प्रभाव क्या होता है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधे की बढ़वार रुक जाती है। इसके अलावा नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधों पर बनने वाले जो फल है और जो फूल है, उस पर भी जो कम मात्रा में वो उत्पादन होते हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, नाइट्रोजन की कमी के कारण अनाज वाली फसलों में दाने कम बनते हैं, मतलब या फिर दालें कम आती है और दाने भी कम आते हैं, और उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसके साथ ही अगर फसलों में नाइट्रोजन की कमी के चलते पौधों की पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं, जिसके कारण पौधों का विकास रुक जाता है। बिल्कुल भैया। किसान भाइयों, ये तो हो गई पौधों में नाइट्रोजन की कमी के प्रभाव क्या होते हैं इस पर बात। अब बात करते हैं पौधे में नाइट्रोजन की जो अधिकता होती है, अधिकता होने पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी हम किसान भाइयों को बताते हैं। किसान भाइयों, फसलों में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने पर फसल की लंबाई ज़्यादा होती है। इसके कारण बारिश के समय पौधे टूट कर गिर जाते हैं, जिसके कारण पैदावार में कमी आती है। किसान भाइयों, अगर जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिसके कारण पौधों में सूखा सहन करने की क्षमता में कमी आती है। बिल्कुल कमी आती है भैया। और किसान भाइयों, इसके अलावा फसलों में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने पर पौधे पैदावार कम देते हैं और उनका विकास असामान्य रूप से होता है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होने पर पौधे में कई प्रकार के रोग भी लग जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, खेती में नाइट्रोजन का उपयोग बिल्कुल संतुलित मात्रा में ही किया जाना चाहिए, इससे उत्पादन भी भरपूर हो और जमीन पर भी कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। बिल्कुल किसान भाइयों, नाइट्रोजन युक्त प्रमुख जो उर्वरक होते हैं, जिसमें यूरिया, जिसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम अमोनियम में अमोनियम
नाइट्रेट में 26%, अमोनियम सल्फेट में 20% और अमोनियम सल्फेट में नाइट्रेट में 26%। इसके अलावा कैल्शियम नाइट्रेट में 15.5%, सोडियम नाइट्रेट में 16% पाया जाता है। इसलिए इसका उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल भैया, तो बहुत ही आवश्यक है। चलिए अब जानते हैं कि यूरिया की नाइट्रोजन उपयोग क्षमता बढ़ाने के क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो बिजाई के समय यूरिया को अन्य उर्वरकों के साथ बीज से लगभग 4 से 6 सेंटीमीटर नीचे ड्रिल करना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा किसान भाइयों, खेती में देसी खाद, कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट, जीवाणु खाद का समय समय पर उपयोग करना चाहिए। साथ ही अगर खेत की मिट्टी दोमट या बलुई है तो खड़ी फसल में यूरिया देने के बाद हल्की सी सिंचाई भी करनी चाहिए। हाँ किसान भाइयों, जो कमी के बीज के साथ यूरिया को मिलाकर उपयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा यूरिया को ज़्यादा तापमान के समय में भी नहीं डालना चाहिए। यदि दिन में तापमान ज़्यादा हो तो दोपहर के बाद तापमान कम होने पर यूरिया का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों की फसल पर जब ओस पड़ रही हो तब भी यूरिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। जिन खेतों की भूमि लवणी है वहाँ नाइट्रोजन अमोनिया गैस के रूप में उड़ जाती है, इसलिए ऐसी अवस्था में यूरिया का स्प्रे द्वारा लाभकारी होता है। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात यह है किसान भाइयों कि हमें कैसे पता होगा कि इस खेत में नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा है, क्योंकि देखने में तो सभी खेतों की फसलें एक सी दिखाई देगी। बिल्कुल। मगर किसान भाइयों, आप उसको पहचान सकते हैं कि किस खेत में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है। बिल्कुल। किसान भाइयों, जिन खेतों की फसलें या पौधे बहुत ज़्यादा हरे दिखाई दें तो आप समझ लेना कि इस खेत में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है। इसके अलावा पकने की अवस्था आने पर पौधा गिर जाता है, पौधे में रोग और कीड़ों के लगने की संभावना ज़्यादा होती है। बिल्कुल भैया। किसान भाइयों, ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन अच्छी बढ़वार का कारण बनता है। बिल्कुल। जिनके कारण पौधों की जो उसके कीट और आकर्षित होते हैं। बिल्कुल। और ज़्यादा वृद्धि तने की ताकत को कम करती है, जिसके कारण फूल और फल आने पर पौधा टूटकर गिर जाता क्योंकि है। वजन बढ़ जाता है। हाँ, इसीलिए। इसके अलावा नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होने पर फसल देर से पकती है और दाने की जगह भूसे का अनुपात ज़्यादा होता है। बिल्कुल। किसान भाइयों, हमेशा नाइट्रोजन का उपयोग या कोई भी अन्य उर्वरकों का उपयोग हमेशा संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। बिल्कुल। इसके लिए सबसे पहले अपनी मिट्टी की जांच कराना चाहिए, उसका स्वास्थ्य का पता लगाना चाहिए, इसके बाद ही उसी हिसाब से इसका उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी आज की बात नाइट्रोजन के उपयोग के बारे में। श्रोताओं, चलिए अब समय हो गया है आज के मेहमान क्रम का। और आज के मेहमान क्रम में जिला जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के विकास खंड प्रबंधक श्री कपिल देव पटवा से एक बगिया माँ के नाम पर आपको भेंटवार्ता सुनाएंगे और इनसे बातचीत कर रहे हैं संतू जैन। श्रोताओं और सभी किसान भाइयों को आज बताना चाहेंगे कि आज हमारे कार्यक्रम में विशेष मेहमान के रूप में उपस्थित हैं मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के विकास खंड प्रबंधक कपिल देव पटवा, जो कि आप जिला जनपद पंचायत छिंदवाड़ा में हैं। तो सबसे पहले कपिल सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कपिल सर, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। एक बात बहुत अच्छी सुनने में आ रही है, महिलाओं के लिए विशेषकर नारी शक्ति के लिए बहुत सारी योजनाएं जो चलाई जा रही है और उसमें स्वसहायता समूह के माध्यम से ये कार्य होते चले जा रहे हैं। इसमें एक बगिया माँ के नाम, इसके बारे में जानना चाहेंगे। सर, एक बगिया माँ के नाम योजना जो है मध्य प्रदेश नरेगा अंतर्गत चालू हुई है। 2025-26 के लक्ष्य हेतु जो है एक बगिया माँ के नाम परियोजना नरेगा अंतर्गत जो है चालू की गई है। इसमें जो है हमारे यहाँ स्वसहायता समूह की दीदियाँ हैं, स्वसहायता समूह की दीदियों की निजी भूमि पे पौधरोपण कार्य किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत जो है कम से कम दीदी के पास 1 एकड़ जमीन या आधे एकड़ जमीन होना चाहिए जिसमें वो प्लांटेशन कर सके। और सर, इसमें जो है सर्वप्रथम जो है हितग्राहियों का चयन मुख्य रूप से किया जाएगा। जो गाइडलाइन दी गई है, हमें प्राप्त हुई है, उसके अंतर्गत जो है हितग्राही स्वयं की जमीन पे ही पौधरोपण का कार्य करेगा। जमीन स्वयं की होना अनिवार्य है। उसके बाद इसमें सर एक्चुअली एक सिप्री सॉफ्टवेयर ऐप बना है। सिप्री ऐप के माध्यम से जो है हमारे यहाँ किसान दीदियाँ हैं, कृषि सीआरपी है, उनके द्वारा जो सर्वे का कार्य किया जा रहा है। सर्वे के कार्य में मुख्य रूप से ये देखा जा रहा है कि जो हितग्राही दीदियां हैं उनके पास जमीन सही स्थित है क्या नहीं है, कहीं पानी वाली जमीन तो नहीं है या फिर कहीं पे जमीन खराब तो नहीं है, क्योंकि जमीन अच्छी रहेगी तभी हमारा प्लांटेशन का जो कार्य है वो संभव हो पाएगा, ऐसा है। इसमें कोई भी महिला भाग ले सकती है? बिल्कुल बिल्कुल सर। जिनके इसमें सर बाउंडेशन ऐसा है, ST SC
के लिए जमीन का कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन ओबीसी जनरल के लिए अधिकतम 5 एकड़ जमीन पे ही ये योजना का फायदा हम दे सकते हैं सर। जी जी। तो इस योजना में क्या प्रक्रिया होगी उनके, जैसे हमें बताना है कि भाई एक बगिया में क्या हम बगियाई बनाना है, उसमें कितना प्लांटेशन करना है, क्या उनको पैसा लगेगा, क्या शासन की तरफ से इसमें कोई छूट वगैरह होगी, या शासन की तरफ से ये योजना फ्री है, निःशुल्क है? इसमें बिल्कुल सर निःशुल्क है पूरी योजना। इसमें सर्वप्रथम जो है इच्छुक दीदियां जो है, जो स्व सहायता समूह में जुड़ी हुई दीदियां अनिवार्य हैं। सबसे पहली जो क्राइटेरिया है कि स्व सहायता समूह में जुड़ा होना चाहिए दीदियों को। उसके बाद दीदी के पास कम से कम 1 एकड़ स्वयं की जमीन होना अनिवार्य है। अगर ये दोनों चीज हैं तो फिर दीदी का नरेगा कार्ड, जॉब कार्ड होना अनिवार्य है, क्योंकि जो भी कार्य होगा वो नरेगा जॉब कार्ड के माध्यम से ही संचालित किया जाएगा। अगर दीदी के पास जॉब कार्ड नहीं भी है तो हम जो है संबंधित ग्राम पंचायत में वो आवेदन देके 24 घंटे के अंदर जॉब कार्ड प्राप्त कर सकती है और योजना का फायदा ले सकती है। और आपने जो पूछा कि इसमें जो है ये योजना टोटल फ्री है, हितग्राही का पैसा नहीं लगेगा। इसमें सर्वप्रथम जो है पूरी जमीन पे फेंसिंग की प्रक्रिया, 1 एकड़ जमीन है अगर या आधे एकड़ जमीन उन्होंने चयन की है तो उसमें फेंसिंग नरेगा के माध्यम से की जाएगी। दीदी का जॉब कार्ड है तो दीदी के जॉब कार्ड पे ही जो है संबंधित दीदी जो है अपने खेत में कार्य करेगी, प्लांटेशन का लिए गड्ढे खोदेगी, खाद की व्यवस्था कराएगी, उसके जॉब कार्ड पे या वो बिल सबमिट करेगी तो उसके खाते में संबंधित पैसा नरेगा के माध्यम से प्राप्त होते जाएगा। यहाँ तक कि सर दीदी को ही अपनी मर्जी से ही पौधे लेना है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि पंचायत द्वारा या मिशन द्वारा पौधे खरीदना है। दीदी अपनी इच्छा से ही पौधे खरीदे, जहाँ से उसकी इच्छा है कि भाई हमें सॉफ्टवेयर ने बताया कि 5 पौधे आम, अमरूद, उस वैरायटी का वो कहीं से भी परचेज कर सकती है। उसके लिए कोई फाउंडेशन नहीं है कि वो परचेज करे, वो अपनी स्वेच्छा से कहीं भी परचेज कर सकती है। संबंधित शाखा में बिल सबमिट करेगी नरेगा शाखा में तो उसको खाते में राशि प्राप्त हो जाएगी। कौन कौन से इससे लाभ बहनों को मिल जाएंगे? इससे एक जो है आजीविका बन जाएगी कि अगर अच्छी वैरायटी का हम पौधा लगाएंगे तो पौधा कम से कम 3 साल में हमें जो है फल देने लगेगा। साथ में हम अगर उसमें इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो इंटरक्रॉपिंग में हम जो सब्जियां लेते हैं तो सब्जियों से भी हमें तत्काल आमदनी प्राप्त हो सकती है। और इसमें सर एक नहीं है, 3-4 विभाग मिलकर साथ में काम करें। उद्यान की विभाग है, कृषि विभाग है, आजीविका मिशन है, नरेगा है, पंचायत ग्रामीण विकास है, सभी मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। दीदी को सशक्त आजीविका से जोड़ने के लिए ये प्लान तैयार किया गया है। सबसे बड़ी बात तो दीदी के पास जो है पानी की व्यवस्था होना अनिवार्य है। अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो ये और एक फायदे की बात है सर कि अगर वो बाजू से या उसके पड़ोसी से पानी लेना चाहती है तो एक जल कुंड की व्यवस्था की गई है नरेगा द्वारा, वो भी टोटल फ्री है। अगर पानी नहीं है तो आप जल कुंड बनवा सकते हैं नरेगा के माध्यम से। उस जल कुंड में बाकायदा सामने जो अपने पड़ोसी हैं उनसे पानी स्टोर करके आप जो है पौधे को सर्वाइव कर सकते हैं। फेंसिंग टोटल फ्री है। इसमें एक और बात है सर कि पौधे को सर्वाइव करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो है सैटेलाइट द्वारा, ड्रोन द्वारा जो है उसकी मॉनिटरिंग जो है सतत होती रहेगी। साथ में हमारी कृषि सीआरपी जो है लगातार जो है हर 15 दिन पे उनके यहाँ विजिट करेगी, किसान के यहाँ पौधे का निरीक्षण करेगी और जो भी उसको जानकारी है या जो भी किसान को आवश्यकता है तो वो जो है अन्य विभागों से उसको किसान को प्रोवाइड कराएगी। सर ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे 100 किसानों के साथ में हमारी जो विकास खंड की 4 कृषि सीआरपी दीदी हैं वो सतत उनके साथ मॉनिटरिंग में लगी रहेगी। साथ में हमारी आजीविका मिशन की टीम है, हॉर्टिकल्चर की टीम है, कृषि विभाग की टीम है, सब या फिर केवीके की टीम है, वो उनसे सतत जो है मॉनिटरिंग करवाती रहेंगी दीदियाँ। और अभी समय है, अगर किसान दीदी चाहे तो हमारे ऑफिस में या हमारी 4 कृषि सीआरपी दीदियां हैं उनसे संपर्क कर कर अपने खेत में सर्वे करा सकती है और प्लांटेशन का फ़ायदा ले सकती है। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता सर यही है, आजीविका मिशन ग्रामीण स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई दीदी होना चाहिए। देखिए बहनों, आपके लिए बहुत ही शुभ संदेश है ये, क्योंकि यदि आप अभी तक नहीं स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं तो आप बिल्कुल आज ही ग्राम में आप संपर्क करें कि स्व सहायता समूह कहाँ चल रहा है और बिल्कुल आप उनसे जाके जुड़ सकते हैं और इस मिशन का और इस एक बगिया माँ के नाम जो ये योजना चल रही है इसमें भाग ले सकते हैं। यदि कोई बात चलते चलते यदि कुछ ऐसी है कि हमारी बहनों तक और पहुंचना चाहिए तो आप जरूर बताएं। बिल्कुल सर, एक जानकारी और देना था मुझे दीदियों को। ये योजना सर पूरे मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के सारे विकास खंडों में है। अगर दीदी को इस योजना से फायदा लेना है तो संबंधित विकास खंड जनपद ऑफिस में संपर्क कर ले। अगर जनपद ऑफिस तक नहीं पहुंच पा रही है तो अपने ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच और रोजगार सहायक से संपर्क करके जो है जानकारी प्राप्त कर ले कि मुझे जो है अपने खेत में प्लांटेशन कराना है,
मुझे जो एक बगिया माँ के नाम पे फायदा ले सकती हैं। अपने ग्राम पंचायत से संपर्क करते हुए योजना वो बता देंगे आपको कि आपको आजीविका मिशन का, बाकी दीदियों को सबको मालूम रहता है कि आजीविका मिशन का ऑफिस कहाँ है, लेकिन अगर उन्हें प्रॉब्लम हो रही है तो बाकायदा मिशन साथ में है, सचिव सरपंच साथ में है, नरेगा की सारी टीम साथ में है उनकी। चलिए कपिल सर, आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए जो समय दिया है और एक बगिया माँ के नाम बारे में जो बताया, हमारी बहनें जरूर इससे जुड़ेंगी और लाभ लेंगी। हमारे आकाशवाणी परिवार की तरफ से, सभी किसान भाइयों बहनों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने मेहमान क्रम के अंतर्गत सुना मध्य जिला जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के विकास खंड प्रबंधक कपिल देव पटवा से एक बगिया माँ के नाम योजना पर संतु जैन की बातचीत। चलिए, और अब सुनवाते हैं आपको कुछ महत्वपूर्ण संदेश। बिल्कुल, चलिए। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान
सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। चलिए किसान भाइयों, इन संदेशों के बाद अब फिर से जुड़ते हैं मनोरंजन से और आपको सुनवाते हैं छोटे लाल, मोहन लाल और साथियों की आवाज में सुंदर सा ये लोकगीत। चलिए। एते जोर राए जोराओ, एते जोर राए जोराओ, कान बोझ से लाखन बोलालो। एते जोर राए जोराओ, एते जोर राए जोराओ, कान बोझ से लाखन बोलालो। ओ एते जोर राए जोराओ, एते जोर राए जोराओ, एते मल खेले आए घोड़ा पे या सोबार बे तो घोड़ा पे कन बोल सेला कन बोला रतन सिंहासन आला बैठे मन में करत विचार। रतन आला बैठे मन में करत विचार। ओ रतन सिंहासन आला बैठे मन में करे विचार। चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में आपको सुनवाते हैं कल्याण सिंह नरवरे की आवाज में ये लोकगीत। तुम्हें कसम सुनने की गंधैया प्यारे, लाज रखो ईसने की गंधैया मोरे, लाज रखो
भाई दुष्टन की जोने आए आज कन्हैया लाज गई तने की कन्हैया मोरे लाज रखो तने की कन्हैया मोरे लाज रखो डूबे रही मजे भारी में नैया डूबे रही मजे भारी में नैया तुम बिन को के बने की बड़ी सभा में लाज राखी लो भरी सभा में लाज राखी लो भैया आज बहन की कन्हैया मोरे लाज रखो कहने की कन्हैया मोरे लाज रखो कहने की कन्हैया लाज रखो कहने की गौरव दल में नची गर्दन गौरव दल में नची गर्दन झुकी धरने बचने की जोने आज मुरारी जोने आज मुरारी लाज गई तने की कन्हैया मोरे लाज रखो। श्रोताओं, इसी लोकगीत के साथ अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। तो मैं पीयूष जैन और मैं शैलेंद्र भैया आप सभी से कहते हैं राम राम, जय जवान, जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।